हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं किशन सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों अपन रे ऑप्टिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को केवल इसी वीडियो में करेंगे। दोस्तों इसके मैं आपके लिए टोटल 80 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, 80 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इन सभी 18 क्वेश्चनों को अपन एक ही पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप ये 80 क्वेश्चन कर लेते हैं तो दोस्तों आपका एग्जाम के अंदर रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से फोड़ सकते हैं और एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत से करने से पहले दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि दोस्तों आप शुरू रियल में आप दोस्तों आप दिल से आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर कर दिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप इसको शेयर करेंगे दोस्तों उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और प्रोवाइड करा सकेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का जो रे ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि जो समतल दर्पण का जो उत्पन्न आवर्धन होता है वो कितना होता है, यानी प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों अपन सभी जानते हैं कि हमारा जो प्लेन मिरर के अंदर जितनी साइज हमारी वस्तु की होती है उतनी ही साइज हमारी इमेज की भी होती है, यानी दोनों की साइज हमारी बराबर होती है। और हम सभी जानते हैं हमारा जो आवर्धन होता है वो कितना होता है, एच अपॉन में एच होता है, यानी प्रतिबिंब की साइज अपॉन में वस्तु की साइज। तो दोस्तों इन दोनों का मान समान होने के कारण इसका जो आवर्धन हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना जो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है वो कितना होता है, प्लस का 1 होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई के दर्पण का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों आपको बताना है कि यदि आपके पास कोई दर्पण हो और एक मनुष्य है जिसकी हाइट एच है, तो दोस्तों आपको बताना कि जो हमारा दर्पण है इसकी न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए कि जिससे ये जो व्यक्ति है वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। तो दोस्तों याद रखना इसकी हाइट होनी चाहिए s/2, यानी जितनी हाइट वस्तु की यानी हमारी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति की होती है, यदि उसको अपना पूरा प्रतिबिंब किसी दर्पण में देखना है तो दोस्तों दर्पण की जो हाइट है वो मिनिमम h/2 होनी चाहिए। यदि आप इससे कम हाइट इसकी ले लेंगे तो दोस्तों इसके अंदर अपन अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कम से कम जो दर्पण की हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, h/2। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हैं। क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की एक किरण पहले एक दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है, तो इस किरण का परिणामी विचलन कितना होगा। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों यदि आप कर लेते हैं तो आपका कोई भी चांस नहीं बनता कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को गलत करें, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे यदि हमें क्या दिया हो कि दो दर्पणों के बीच यानी 60 डिग्री का कोण है। यदि दोस्तों एक किरण मान लेते हैं ऐसे आ रही है, ये दोस्तों दोनों से परावर्तित होने के कारण यहाँ पर निकलती है। तो दोस्तों ये कोण का जो विचलन कोण होता है इसका फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। जो विचलन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो 360 माइनस के 2 थीटा होता है। तो दोस्तों यहाँ से अपन थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ 60 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा का मान यदि अपन 60 रखेंगे तो हमारा जो विचलन कोण होगा लेम यानी सिग्मा डेल, यानी इसको अपन डेल से दर्शाते हैं तो आपका मान निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये विचलन कोण यदि अपन निकालते हैं तो 360 में से अपन 2 थीटा निकालेंगे यानी 120, तो हमारा जो विचलन कितना निकल कर आ जाएगा 240 डिग्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी इस किरण के मध्य यानी ये इसे आ रही है और ये हमारी इस प्रकार से चली जाएगी, तो इन दोनों के मध्य का जो एंगल हो जाएगा वो 240 हो जाएगा। फॉर्मूला नोट कर लें, डेल इज इक्वल टू होता है 360 माइनस के 2 थीटा, और ये जो थीटा ये क्या होता है कि यानी दोनों दर्पणों के मध्य जो एंगल दिया होता है वही हमारा थीटा होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी 240। अब आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक समतल दर्पण प्रकाश पुंज को परावर्तित करके एक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण पर गिरने वाले प्रकाश पुंज होगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास कोई एक प्रकार के प्लेन मिरर है और इस पर अपन यानी दोस्तों कोई यानी प्रकाश आपतित करवाते हैं, तो ये क्या करता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको बताना कि ये वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाएगा, जबकि इस पर जो प्रकाश किरण है वो समांतर हो, अभिसारी हो, अपसारी हो। दोस्तों ये इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों ये जो किरण अभिसारी होंगी इस प्रकार से, तो ही दोस्तों ये जो परावर्तित होकर इस प्रकार से होंगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर, और यहाँ पर मिलकर हमारे एक यानी वास्तविक बिंब बनाएंगी। यदि दोस्तों ये किरण अपसारी लेंगे यानी फैलने वाली किरणों को लेंगे, तो दोस्तों यदि इस प्रकार से फैलने वाली
वाली किरणें क्या होंगी, परावर्तित हो गई, ये इधर चली जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर, ये इधर। फिर दोस्तों ये आगे मिलकर आभासी यानी आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। लेकिन हमें क्या बताना कि ये क्या बना रही हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब बना रही हैं। तो दोस्तों ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए जो हमारी किरणें होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए, अभिसारी होनी चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि किन्हीं दो समतल दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए जिससे कि किसी भी आपतन कोण के लिए आपतित किरण व दोनों दर्पणों से परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर रहें। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास कोई दो मिरर है, उसके मध्य में कितना एंगल लिया जाए कि दोस्तों हमारी जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण के यानी समांतर हो। यदि किरण इस प्रकार से आ रही है तो ये जाने वाली किरण है वो पहले वाले के समांतर हो। तो आपको बताना कि इसका एंगल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि यदि दोनों यदि प्रति समांतर है तो इन दोनों के मध्य जो एंगल हो जाएगा वो 180 हो जाएगा, यानी इन दोनों का हमें विचलन कोण दिया हुआ है 180। और आप सभी जानते हैं जो विचलन कोण का जो फार्मूला होता है वो 360 माइनस के 2 थीटा होता है। तो यहाँ से दोस्तों विचलन का मान यदि अपन 180 रखेंगे यहाँ पर 180, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 360 माइनस के 2 थीटा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू में 180 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि अपन दो यानी दर्पण है उसको यानी परपेंडिकुलर रखेंगे यानी लंबवत रखेंगे तो हमारी जो आने वाली किरण है और दोनों दर्पणों से परावर्तित होकर जाने वाली किरण है वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप इन क्वेश्चनों को सीरियसली यानी दोस्तों ईमानदारी से कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप हर क्वेश्चन को दोस्तों एग्जाम के अंदर फोड़ के आएंगे। रे ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे छठवें क्वेश्चन की। छठवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक समतल दर्पण जो कि थीटा कोण से परावर्तित करता है आपतन तल के लंबवत तल में आपतन बिंदु से होकर जाने वाले अक्ष की परिधि घुमाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि ये आपके पास एक समतल दर्पण है और दोस्तों ये समतल दर्पण क्या करता है कि हमारी जो आपतित किरण है उसको थीटा कोण से परावर्तित कर देता है, यानी थीटा कोण से परावर्तित कर रहा है। यदि दोस्तों इस दर्पण को जो हमारा ये यानी आपतन बिंदु का दोस्तों हमारा जो बिंदु है इसके लंबवत अक्ष के परिधि इस प्रकार से घुमाया जाता है। तो घुमाने के बाद आपको बताना कि दोस्तों हमारी जो परावर्तित किरण है वो हमारी पहले की जगह पर रहेगी या दोस्तों हमारा जो यह थीटा कोण से घूम जाएगी या परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी यहाँ पर आ जाएगी 2 थीटा कोण से, या आपतित किरण दोस्तों वह हमारी स्थिर रहेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर डी वाला होगा और कई बच्चे इसका ऑप्शन नंबर सी वाला कर देते हैं क्योंकि दोस्तों बच्चों का पढ़ा हुआ होता है कि दोस्तों हमारा जो कोई परावर्तित किरण इस प्रकार से है, यदि मिरर को अपन थीटा कोण से घुमाते हैं तो दोस्तों हमारी जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया हो कि हमें ये नहीं दिया हुआ है कि जो दर्पण है वो कितने एंगल से घुमाया जा रहा है। तो दोस्तों अपन ये नहीं बता सकते कि हमारा जो परावर्तित किरण वो कितने एंगल से घूमेगी, बल्कि हमें क्या दिया हुआ है कि दोस्तों इनके दोनों के मध्य का कोण हमें थीटा दिया हुआ है। तो दोस्तों इनके दोनों के मध्य के कोण पर डिपेंड नहीं करती है कि हमारी परावर्तित किरण है कितने से विचलन होती है। यह बात इस पर निर्भर करती है कि यदि अपन मिरर को थीटा कोण से घुमाते हैं तब हमारी दोस्तों परावर्तित किरण थीटा कोण से घूमेगी। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि ये जो मिरर है उसको कितने एंगल से घुमाया जा रहा है। तो अपन नहीं कह सकते कि दोस्तों हमारी जो परावर्तित किरण है वो कितने कौन से विचलन होगी। दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो हमारी आपतित किरण है वो तो हमारी उसी जगह पर रहेगी यानी कि वो स्थिर रहती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा मेकअप किया गया है। अब देखते हैं आपके लिए सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया हो कि एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, तो इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि आपके पास इस प्रकार से एक समतल दर्पण है, यानी दोस्तों कोई दर्पण है उनके मध्य का एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, इसके मध्य में कोई बल्ब रखा हुआ है, तो आपको बताना कि बल्ब के प्रतिबिंब कितने बनेंगे। दोस्तों या इस क्वेश्चन को करने से पहले यानी सोल्व करने का तरीका अपन जानते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि 360 के अंदर दोस्तों हमारे जो दर्पणों के मध्य का एंगल दिया वो उसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 360 को यदि अपन 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा। दोस्तों यदि हमारी ये संख्या यदि हमें सम प्राप्त होती है तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए अपन इसमें से 1 घटाते हैं यानी 5 आ जाएगा। यदि दोस्तों ये संख्या हमारी विषम प्राप्त होती है तो वही हमारी प्रतिबिंबों की संख्या होती है। यहाँ पर हमें यानी दोस्तों इसका मान सम प्राप्त हुआ है तो हमारी जो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी इसमें से 1 घटाएंगे तो हमारे कितना प्राप्त हो जाएगा 5 है। तो 5 आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब आपके लिए 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मोटा समतल दर्पण विद्युत बल्ब के तंतु के अनेक प्रतिबिंब बनाता है जो कि सबसे अधिक चमकीला होता हुआ है। दोस्तों आपको क्या बताना कि यदि आपके पास इस प्रकार से कोई दोस्तों आपको मोटा प्रतिबिंब यानी दर्पण दिया हुआ हो, इसका ये दोस्तों ये वाला भाग लेपित किया गया है, तो दोस्तों यदि इस पर आप किसी यानी किरण को परावर्तित कराएंगे तो वह किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसका जो कुछ भाग है वो हमारा यहाँ पर परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है। फिर ये किरण दोस्तों हमारी फिर से यहाँ से परावर्तित होकर आती है, फिर इसका भाग है दोस्तों ये तो अपवर्तित हो जाता है, ये फिर से हमारी परावर्तित हो जाती है, फिर ये परावर्तित होकर दोस्तों हमारी ये फिर से अपवर्तित, ये परावर्तित है। यानी दोस्तों हमारी जो किरणें होती हैं उसके अंदर ये क्रिया होती रहती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रतिबिंब बनाता है ये, यानी दोस्तों हमारा पहले वाला होगा, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला। तो आपको बताना कि कौन सा जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो अधिक चमकीला होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कोई भी किरण होती है वो दोस्तों यदि हमारी अपवर्तित होती है तो दोस्तों उसका 90% भाग अपवर्तित होता है, बल्कि दोस्तों यानी परावर्तित होते समय 10 भाग यानी हमारा परावर्तित होता है, यदि दोनों क्रिया साथ होती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि हमारा 100 प्रकाश की यानी लाइट आ रही है तो दोस्तों इसका 90 तो भाग इधर आ जाएगा, 10 भाग इधर आ जाएगा, फिर दोबारा से परावर्तित होकर दोस्तों हमारा 90 भाग आ जाएगा। फिर दोस्तों हमारा जो अपवर्तित होगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 10 भाग है वो तो हमारा परावर्तित होता है, लेकिन यहाँ पर अपवर्तित हो रही तो इसका भाग यहाँ पर अपवर्तित हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारे 10 भाग आ जाएगा, फिर इसका 9 भाग इधर आ जाएगा, 1 भाग फिर से चला जाएगा। तो फिर इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा जो सबसे अधिक यानी चमकीला जो प्रतिबिंब है हमारा द्वितीय वाला प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों पहले वाले जो प्रतिबिंब में हमारी 10 चमक आती है, दूसरे वाले में 80 चमक आती है, तीसरे वाले में 9। तो सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? द्वितीय प्रतिबिंब। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो 9वां क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक प्रकाश के तरंग का आंतरिक सतह पर हवा से कांच में परावर्तन होता है तो परावर्तित तरंग की कला में परिवर्तन होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई यानी दर्पण दिया हुआ है, यदि दोस्तों हमारी जो तरंग है वो इस प्रकार से कांच से यानी परावर्तित होती है तो दोस्तों आपको बताना है कि इसके कला में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा। दोस्तों नोट कर लेना, यदि हमारी जो कोई भी यानी किरण है वो कांच के द्वारा यदि परावर्तित हो रही है तो दोस्तों इसके अंदर जो कला का अंतर होता है वो पाई होता है। पाई का मतलब क्या है कि दोस्तों यदि हमारी कला इस प्रकार से आ रही है तो दोस्तों हमारी जो परावर्तित होने वाली जो तरंग होगी वो इस प्रकार से होगी, यानी कि ये वाली। यानी दोस्तों जहाँ पर इसका मान मैक्सिमम होता है वहाँ पर दोस्तों इसका मान हमारा नेगेटिव यानी मैक्सिमम होता है। यानी दोस्तों इसकी कला के अंदर जो अंतर होता है वो कितना होता है? पाई होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 10th क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यदि आप इन एक यानी 80 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो दोस्तों मैं फिर से आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन चाहे आपको हार्ड लगे या दोस्तों ये क्वेश्चन ईजी लगे, आपको हर एक क्वेश्चन को जरूर करना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है कि एक समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है तो प्रतिबिंब का आकार होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तब हमारी परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमती है। वहां पर हमें नहीं दिया था कि वह किरण कितने कोण से घुमाया जा रहा है दर्पण, तो वहां पर दोस्तों हमने ऑप्शन में डी वाला चुना था। यहाँ पर हमें क्या दिया कि दोस्तों प्रतिबिंब का आकार। तो दोस्तों याद रखना, यदि दोस्तों हमारी इस प्रकार से कोई हमारा कोई यानी वस्तु है उसका दोस्तों परावर्तित होकर यहाँ पर हमारा कोई प्रतिबिंब बन रहा है, दोस्तों यदि इस एंगल को यदि अपन थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो दोस्तों इसका स्थान चेंज हो जाएगा, इनकी स्थान भी 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। लेकिन याद रखना इसका जो आकार होता है दोस्तों वह इस दर्पण को घुमाने पर अपरिवर्तित रहता है, वह हमारा परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, उतना ही रहेगा। दोस्तों याद रखना जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, बल्कि यदि अपन दर्पण को घुमाते हैं तो दोस्तों उसकी जो स्थिति है यानी जो हमारी परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से घूमकर यानी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो हमारा उतना ही रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 11वां क्वेश्चन है। दोस्तों 11वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक वस्तु दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो वस्तु एवं प्रतिबिंब की बीच की दूरी होगी। दोस्तों हमें क्या दिया हो कि आपके पास इस प्रकार से कोई प्लेन मिरर है, इससे हमारी कोई वस्तु यानी 0.5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो आपको बताना कि हमारी वस्तु एवं जो प्रतिबिंब होगा इन दोनों के मध्य डिस्टेंस कितनी होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि जितनी दूरी पर हमारी वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी 0.5 मीटर दूरी पर बन जाएगा। तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। तो 1 मीटर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी समतल दर्पण के से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई जो समतल दर्पण है, यदि उसे आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनाना हो तो आपकी दोस्तों जो किरणें हैं वो अपसारी होनी चाहिए या अभिसारी होनी चाहिए, या दोस्तों यानी दर्पण के बहुत समीप होनी चाहिए, या किसी भी स्थिति में नहीं। दोस्तों याद रखना, यदि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में यदि दोस्तों हमारी जो किरणें हैं वो इस प्रकार से अभिसारी किरणें होंगी, तो दोस्तों परावर्तन के बाद हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से दोस्तों टकराने के बाद ये हमारी एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। यदि दोस्तों आप किरणों को इस प्रकार से अपसारी लेते हैं यानी फैलने वाली किरणें लेते हैं इस प्रकार से, तो दोस्तों यानी अपवर्तन के बाद क्या होती हैं कि परावर्तन के बाद दोस्तों हमारी जो आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं इस प्रकार से डैश डैश वाला। तो याद रखना, यदि दोस्तों हमारी जो किरणें हैं वो अभिसारी किरणें होती हैं तो हमारा जो समतल दर्पण होता है वो हमारा कैसा यानी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 72 डिग्री पर झुके हुए हैं तो दोनों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यानी यदि आपके पास इस प्रकार से दो प्रतिबिंब किसी भी एंगल पर झुके हुए हों तो सबसे पहले दोस्तों अपन 360 के अंदर उस एंगल से डिवाइड करते हैं। तो इसको यदि अपन 72 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा, निकालिए दोस्तों। यदि इसको अपन 12 से डिवाइड यानी 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 एकम 6 और 6 का 6 दूनी 12, ये 6 छंका 36 है तो 12 पंजो 60 है। दोस्तों इसका मान हमारा 5 निकल कर आ गया। और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यदि इसका मान हमें सम प्राप्त होता है तो इसमें से 1 घटाते हैं, यदि ये विषम प्राप्त हो जाता है दोस्तों से यही हमारी प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। तो इसका भी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी दो दर्पणों के मध्य यदि 72 डिग्री का कोण हो और उसके मध्य दोस्तों हमारी कोई भी यानी वस्तु रखी हुई हो तो इसकी जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी, हमारी 5 हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी समतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। दोस्तों हमें क्या बताना कि कोई भी हमारा समतल दर्पण है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, दोस्तों क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया है। यानी कि यदि किरणें हमारी जो अपसारी होंगी अभिसारी होंगी तो हमारा जो दर्पण होगा वो हमारा वास्तविक होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की ऊंचाई यदि 6 मीटर है वह अपना प्रतिबिंब 2 मीटर की ऊंचाई का प्रक्षेप करता है तो प्रयुक्त दर्पण होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि आपको पास एक व्यक्ति है, उसकी हाइट आपको कितनी दी हुई है, 6 मीटर दी हुई है। यदि दोस्तों ये अपना बिंब 2 मीटर का देखता है तो आपको बताना कि दोस्तों हमारा जो मिरर है वो अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा 3 कंडीशन आपको बताते हूँ आप इन तीनों कंडीशनों को नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारा कोई मिरर आपको प्लेन मिरर दिया हुआ हो तो दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब होता है और जो बिंब होता है इन दोनों की साइज दोस्तों हमारी समान होती है, यानी इसका आवर्धन 1 होता है। यदि दोस्तों आपके पास ये जो हमारा यानी जो मिरर है यदि दोस्तों आपको उत्तल दिया हुआ हो, इस प्रकार से उत्तल दर्पण दिया हुआ हो तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दोस्तों हमारी ये जो वस्तु होती है और ये हमारा जो प्रतिबिंब होता है तो प्रतिबिंब होता है वो हमारे साथ वस्तु से बड़ा होता है। और यदि दोस्तों आपको जो दर्पण है वो आपको उत्तल दर्पण दिया हुआ हो यानी कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि दोस्तों हमारी जो वस्तु ये है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब हमारा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि दोस्तों हमारी जो व्यक्ति की हाइट है वो तो 6 मीटर है लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2 मीटर का बन रहा है, नहीं छोटा बन रहा है। तो यहाँ से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों यदि आपको जो प्रतिबिंब का आकार यदि वस्तु से छोटा दिया हुआ हो तो वहाँ पर दोस्तों आप आंख बंद करके यानी ऑप्शन कौन सा एन करेंगे, उत्तल वाला। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। दोस्तों आपको बताना कि जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी होती है वो हमारी अनंत होती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब में से किसके द्वारा बनता है। दोस्तों आपको बताना कि छोटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या कोई परिवलय के अवतल दर्पण। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा समतल दर्पण होता है वो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है लेकिन समान आकार का बनाता है। और बल्कि दोस्तों हमारा जो उत्तल दर्पण होता है वो हमारा आभासी भी बनाता है लेकिन वह हमारा बड़े आकार का बनाता है जब बनाता है तब। और दोस्तों यदि हमारा उत्तल दर्पण आपको दिया हो ये अवतल हो गया और ये उत्तल यानी कॉन्वेक्स है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो है ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है और हमें क्या दिया हुआ कि छोटा काल्पनिक, तो छोटा काल्पनिक आपको बनाएगा उत्तल दर्पण। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब आपके लिए 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर के में क्या दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता। दोस्तों आपको बताना कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना जो तीनों दर्पण होते हैं वो तीनों ही दर्पण हमारे आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों प्लेन मिरर होता है वो तो हमारा सभी कंडीशन में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जब हमारी अभिसारी किरण होती है उसी कंडीशन में केवल यह है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और बल्कि बात करते हैं अपन उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के अंदर दोस्तों यदि हमारा जो वस्तु है यदि वो फोकस एवं ध्रुव के मध्य रखी हुई हो तो ये भी हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और दोस्तों उत्तल दर्पण होता है, उत्तल का हमारा ये होता है, तो दोस्तों ये हर कंडीशन में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी तीनों ही दर्पण होते हैं दोस्तों हमारे आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कौन सा दर्पण ऐसा है कि जिसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अधिकतम हो, यानी दोस्तों आपको दो अधिक यानी दूरी तक यानी प्रकाश को फैलाए या अधिक दूरी तक को आप यानी क्षेत्र की दिखा सके। दोस्तों याद रखना जो हमारा जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण यानी इस प्रकार का, दोस्तों क्या करता है कि यदि अपन इस प्रकार से यानी कोई भी हमारी समांतर किरणें इस पर आपतित कराते हैं तो दोस्तों यह किरणों को फैला देता है इस प्रकार से, यानी दोस्तों क्या कर देता है अपसारित कर देता है, यानी कि अधिक एरिया को कवर करता है। तो दोस्तों यानी अपन इतने ही एरिया से इतने एरिया को अपन घेर सकते हैं, यानी इतने दृष्टि अपन यानी दोस्तों देख सकते हैं। तो याद रखना जो अधिकतम यानी दृष्टि क्षेत्र होता है दोस्तों कौन से दर्पण का होता है, वो होता है हमारा उत्तल दर्पण का। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि हमारे जो दुकानदार होते हैं वो दोस्तों यानी कि ग्राहक को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वह भी हमारे उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण क्या होता है कि दोस्तों यानी कि पूरे हमारे जो कमरा होता है या पूरी दुकान होती है उसके यानी पूरे यानी कि उसका दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब होगा उसका यानी छोटे से भाग में कर देता है, यानी दोस्तों जो इस प्रकार से होंगी यानी कि दोस्तों अधिक एरिया को कवर करता है। तो दोस्तों अधिकतम दृष्टि क्षेत्र के लिए जो दर्पण काम में लिया जाता है वो कौन सा काम में लिया जाता है, वो काम में लिया जाता है उत्तल दर्पण। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेखीय आवर्धन एम एवं यू दूरी एवं वी फोकस दूरी वाले ऐप में आपस में संबंध होता है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा आवर्धन है और जो हमारा फोकस दूरी एवं यू है इन तीनों में संबंध क्या होता है, या अपन कह सकते हैं कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना आवर्धन के मैं आपको 4 फॉर्मूले लिखाता हूँ दोस्तों, इन चारों को नोट कर लेना। पहला इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस के वी अपॉन में यू होता है। दोस्तों दूसरा फॉर्मूला आप सभी को पता हो हमारा स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच होता है। दोस्तों इसका तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो एफ माइनस के वी अपॉन में एफ होता है। और इसका जो चौथा फॉर्मूला होता है वो एफ अपॉन के एफ माइनस के यू होता है। दोस्तों यदि हमारा वी के अंदर निकालना हो तो हमारा वी ऊपर आता तो एफ में से ऊपर वाले एफ में से वी घटाएंगे। दोस्तों यदि यू के अंदर निकालना हो तो यू नीचे आता तो यहाँ पर इसके नीचे वाले पद में यू घटाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी एम एफ एवं यू में जो संबंध होता है वो हमारा ये होता है, यानी आवर्धन का जो फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि दोस्तों हमारे जो सड़कों पर लगे हुए विद्युत बल्ब होते हैं उनके प्रकाश को परावर्तित करने के लिए निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सड़कों पर क्या होते हैं कि जो हमारी जो लाइटें होती हैं इस प्रकार से लाइटें लगी होती हैं वो क्या करते हैं कि दोस्तों जो प्रकाश होता है हमें उस प्रकाश को यानी कि फैलाना होता है। तो दोस्तों अपन जानते हैं प्रकाश को फैलाने के लिए अपन उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह अधिक दृष्टि क्षेत्र को घेरता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी सड़कों पर जो लगे हुए जो विद्युत बल्ब होते हैं उसके प्रकाश को परावर्तित करने के लिए दोस्तों जो यानी हमारा जो दर्पण काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। तो इसका भी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ हमारे जो 21 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। यदि दोस्तों आप हमारे पूरे अच्छे क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो दोस्तों आप यानी ऑफिस के अंदर बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपके अंदर अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस 80 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, वीडियो को यानी पूरा जरूर देखने का। दोस्तों यदि आप इसको 2 पार्टों में देख सकते हैं कि आधा आज देख लें आधा यानी थोड़ी देर बाद देख लें, लेकिन दोस्तों पूरे 80 क्वेश्चनों को जरूर देखना। अब हमारा 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा यानी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों हमारा जो वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब है वो आपको बताना है कि कौन से मिरर के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, फिर से आपने नोट की होगी ये बात, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है जब दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब होता है इसके फोकस एवं ध्रुव के मध्य रखा होता है दोस्तों यही हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन दोस्तों ये हमारा वस्तु से बड़ा बनाता है। वस्तु से छोटा बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपको उत्तल दर्पण करवाया था, और जो अवतल दर्पण होता है वो हमारा वस्तु से यानी बड़ा प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना यदि वस्तु से छोटा प्राप्त करना हुआ आभासी तो हमारा उत्तल दर्पण होता है, यदि बड़ा प्राप्त करना हो तो हमारा कौन सा होता है, अवतल दर्पण। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 23वां क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, एक वास्तविक वस्तु
जो कि दर्पण एवं ध्रुव से एफ दूरी पर रखी हुई है। दर्पण का दोस्तों हमारा जो ध्रुव है, पोल है, उसे एफ दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा कोई इस प्रकार से कोई एक मिरर है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण आपको दिया हुआ है। यदि इसे एफ दूरी पर दोस्तों हमारा कोई वस्तु रखी हुई है तो आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपन दर्पण सूत्र होता है उसका उपयोग करेंगे। दर्पण सूत्र दोस्तों अपन सभी जानते हैं, 1/f इक्वल टू हमारा 1/u प्लस के 1/v होता है। दोस्तों यदि हमारा यानी कि ये हमारा दर्पण है यानी है, यदि इसे यानी दोस्तों x दूरी पर अपन मान लेते हैं, f दूरी पर दोस्तों f दूरी पर रखा हुआ है तो दोस्तों ये जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वो माइनस के f हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यदि हमारा प्रकाश इस प्रकार से आपता हो रहा है तो दोस्तों यह इसके विपरीत दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन जो हमारा u का मान है वो माइनस के f रखेंगे और v का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा 1/f हो जाएगा इज इक्वल टू 1/-f, ये हमारा जाएगा 1/v। इसको यदि दोस्तों आगे अपन सोल्व करेंगे तो हमारा जो 1/v इज इक्वल टू में प्राप्त हो जाएगा वो में 2/f प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से v इज इक्वल टू में कितना प्राप्त होगा, f/2। तो दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो f/2 दूरी पर बनेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 24वां क्वेश्चन है। दोस्तों 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु एवं वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा जो अवतल दर्पण है इस प्रकार से दोस्तों अवतल दर्पण दोस्तों इस प्रकार से होता है झुका हुआ। तो यदि दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब है यदि इसके वक्रता के अंदर यानी दोस्तों आपको बताना है कि हमारा कोई भी वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है इसके मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी मिनिमम हाइट कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखना, यदि हमारा जो प्रतिबिंब है यानी जो वस्तु है बिंब है यदि वक्रता के अंदर सी पर रखी हुई हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वही भी हमारा वक्रता के अंदर पर ही बनता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यदि वस्तु हमारी जो वक्रता के अंदर पर रखी हुई है तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब एवं जो बिंब है उसके मध्य की जो दूरी होती है वो हमारी शून्य होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके मध्य की जो न्यूनतम दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी वाले यानी शून्य। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 25वां क्वेश्चन है। 25 नंबर के क्वेश्चन में है, निम्न में से किस स्थिति में एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी एफ है उसे सीधा सूक्ष्म तथा आभासी प्रतिबिंब बना सकेंगे। दोस्तों आपको क्या दिया कि आपके पास इस प्रकार से एक उत्तल नहीं सॉरी दोस्तों अवतल नहीं है, उत्तल दिया हुआ है। तो उत्तल दर्पण हमारा ये हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना कि कौन सी स्थिति पर अपन वस्तु को रखें जिससे कि दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हो वो में आभासी प्राप्त हो, सीधा प्राप्त हो और दोस्तों में यानी छोटा यानी सूक्ष्म प्राप्त हो। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा जो उत्तल दर्पण होता है जो हमारा हर कंडीशन में दोस्तों आभासी बनाता है, सूक्ष्म बनाता है एवं सीधा दर्पण बनाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना यह हमारा हर कंडीशन में सभी स्थितियों में ही यानी इस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 26वां क्वेश्चन। 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारे 3 यानी 4 मिरर आपको दिए हुए हैं, एक आपको लेंस दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना कि कौन सा ऐसा यानी वस्तु है जिसके द्वारा अपन यानी वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा समतल दर्पण होता है वो अपन जानते हैं हमेशा ही है ना हमारा क्या बनाती है, आभासी प्रतिबिंब बनाती है। और दोस्तों हमारा जो उत्तल दर्पण होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि सभी स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और दोस्तों अवतल लेंस होता है याद रखना वह भी हमारे आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन दोस्तों अवतल दर्पण होता है वो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण होता है वो इस प्रकार से होता है यानी बाहर वाला जो भाग होता है वो हमारा कलर किया होता है। तो दोस्तों इसकी यदि हमारी जो वस्तु है वो फोकस बिंदु एवं इसके जो पोल के मध्य रखी हुई हो उसी कंडीशन में ही हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और यह है यानी अन्य सभी कंडीशन में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों अवतल दर्पण होगा वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, बल्कि जो तीनों हैं ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाती है हर कंडीशन में। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 27वां क्वेश्चन है। 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबोकर। यार दोस्तों हमारे जो अवतल दर्पण की जो अभिसारिता है या दोस्तों हमारी जो इसकी जो शक्ति है वो आपको पता नहीं कब घटाई जा सकती है, जल में डुबोकर, तेल में डुबोकर, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना हमारा जो लेंस होता है लेंस की दोस्तों हमारी जो फोकस दूरी होती है या जो इसकी क्षमता होती है या इसकी अभिसारिता होती है दोस्तों इसको अपन यानी पानी में डुबोने पर अपन घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो फोकस दूरी है वो डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों हमारा जो मिरर दिया हुआ है तो दोस्तों मिरर की जो हमारी जो फोकस बिंदु होती है या इसकी जो अभिसारिता होती है दोस्तों वह कभी भी यानी परिवर्तित नहीं होती है, चाहे इसको कैसे भी लिक्विड में डुबोया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना हमारा जो यदि लेंस दिया हुआ होता है आपको तो लेंस की अभिसारिता यानी जो हमारी शक्ति होती है उसको अपन यानी जल में डुबोकर घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों लेंस दर्पण होता है, मिरर होता है, उसकी अभिसारिता को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब हाँ 28वां क्वेश्चन है दोस्तों। 28वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा मेकअप किया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि फोकस दूरी ऐप वाले एक अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाता है, तब जल में इसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों आपको क्या दिया कि हमारा जो अवतल दर्पण है यदि अपन जल में डुबो देते हैं तो आपको बताने कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों ऐप ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो हमारा मिरर होता है दोस्तों, अपन मिरर की फोकस दूरी को चेंज नहीं कर सकते, इसके विसारता को चेंज नहीं कर सकते, चाहे इसको कैसे भी लिक्विड में डुबोया जाए। लेकिन दोस्तों यदि आपको लेंस दिया हो तो लेंस की फोकस दूरी को अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन मिरर की को नहीं कर सकते। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि पृथ्वी पर किसी प्रक्षेपक को तारे झिलमिलाते प्रतीत होते हैं, इसके बारे में कहा जा सकता है। दोस्तों पृथ्वी पर क्या होते हैं कि हमारे जो तारे होते हैं वो में झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। वो किस कारण प्रतीत होते हैं वो आपको बताना है कि जो तारे होते हैं वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, या जो तारे होते हैं वो प्रकाश के वातावरण में बार बार अवशोषण होता है, या तारे का यानी पृथ्वी का जो वातावरण उसके बार बार में अवशोषण होता है, या दोस्तों पृथ्वी का वातावरण है उसका अपवर्तनांक के उतार चढ़ाव के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों हमारा जो यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो दोस्तों इसका वायुमंडल होता है वो अनेक परतों के रूप में पाया जाता है। तो हर एक परत का दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। किसी परत का अधिक होता है, किसी परत का कम होता है, किसी का अधिक होता है। तो क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो प्रकाश इस प्रकार से आता है दोस्तों, यानी अपवर्तनांक यानी माध्यम का अपवर्तनांक अलग होने के कारण दोस्तों इसका जो अपवर्तन होता है बार बार, और अपवर्तन के कारण दोस्तों में जो तारे होते हैं वो झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी पृथ्वी के जो वातावरण का जो अपवर्तनांक होता है उसमें उतार चढ़ाव के कारण ही दोस्तों हमारे जो तारे होते हैं वो में झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। लाल और नीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का अनुपात होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो लाल प्रकाश होता है और जो नीला प्रकाश होता है उसके जो अपवर्तनांक अनुपात होगा वो कितना होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो हमारा लाल प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। और दोस्तों हमारा जो नीले प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो लाल प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों अपन कम संख्या में यदि अधिक संख्या का भाग करेंगे तो हमारा दोस्तों 1 से कम प्राप्त होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इन दोस्तों लाल और नीले के अपवर्तनांक अनुपात पूछा गया है। तो लाल रंग का दोस्तों अपवर्तनांक हमारा कम होता है और नीले वाले प्रकाश का अपवर्तनांक लाल की तुलना में अधिक होता है। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे वो 1 से कम प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 31वां क्वेश्चन है। 31वें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि एक पारदर्शी क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। दोस्तों हमारी जो पारदर्शी क्वार्ट्ज होती है वो उसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है कौन से रंग के लिए। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा जो बैंगनी रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो परिणाम स्वरूप है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा जो एक वर्णी प्रकाश पुंज है वो यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, दोस्तों सघन से विरल में जा रहा है यानी म्यू1 का मान अधिक है और म्यू2 का मान कम है, यानी दोस्तों विरल में जा रहा है तो परिणाम स्वरूप है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारे यदि म्यू का मान कम होता है तो दोस्तों अपन जानते हैं हमारी जो वेलोसिटी होती है वो भी हमारे म्यू के वित्त का मानुपाती होती है, और दोस्तों लेमडा का मान होता है वो भी हमारा म्यू के वित्त का मानुपाती होता है। तो दोस्तों यदि विरल माध्यम में जा रही है यानी म्यू का मान कम हो रहा है, तो म्यू का मान कम हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी का मान भी बढ़ जाएगा और तरंगदैर्ध्य का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला दिया हुआ है, तरंग यानी उसका वेग बढ़ जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों तरंगदैर्ध्य का मान घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और आवर्ती दोस्तों हमारी कांस्टेंट रहती है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए वाला। अब आपके लिए 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33वें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि किसी कांच का अपवर्तनांक 1.5 है जबकि निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ये दी हुई है, तो इस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य यानी कांच में होगी। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा जो कोई हमारा दोस्तों कांच दिया हुआ है आपको, इसका अपवर्तनांक आपको 1.5 दिया हुआ है, और दोस्तों निर्वात के अंदर जो हमारी जो वायु है उसकी तरंगदैर्ध्य आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। यदि दोस्तों आपको बतानी है कांच के अंदर इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी। दोस्तों अपन जानते हैं वायु का अपवर्तनांक हमारा 1 होता है, और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो लेमडा होती है हमारे म्यू के वित्त का मानुपाती होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो लेमडा 2 अपॉन में लेमडा 1 इज इक्वल टू जाएगी वो म्यू1 अपॉन में म्यू2 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको म्यू1 का मान कितना दिया हुआ है 1, और म्यू2 का मान कितना दिया हुआ है 1.5। दोस्तों लेमडा 1 को इधर लाएंगे तो लेमडा 1 आपको कितना दिया हुआ 6000, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इस प्रकार से इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो आपका कितना निकल आ जाएगा 4000 निकल करके आ जाएगा। 4000 आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि
जब प्रकाश की एक किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक पहले की तुलना में भिन्न है को परिवर्तित होता है, तो दोस्तों आपको क्या बताना कि आपको ये बताना कि आपको एक प्रकाश किरण है वो यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और दोस्तों इन दोनों का जो अपवर्तनांक है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो आपको बताना कि दोस्तों इनमें से यानी कौन सी राशि में परिवर्तन होगा, आवर्ती तरंग दैर्ध्य वेग तीनों में, या आवर्ती तरंग दैर्ध्य में, या आवर्ती वेग में, या आवर्ती तरंग दैर्ध्य एवं वेग में। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी फ्रीक्वेंसी का मान होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी का मान हमारा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, यानी फ्रीक्वेंसी का मान हमारा परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी में 3 ऑप्शन में दी हुई है तो तीनों ही हमारे गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी केवल तरंग दैर्ध्य एवं वेलोसिटी दो ही राशि हमारी चेंज होती है, लेकिन जो हमारी जो आवर्ती होती है वो हमारी अपरिवर्तित रहती है। अब आपका 35 नंबर का क्वेश्चन, 35वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विभिन्न वर्णों की प्रकाश किरणें वायु में गमन करती हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो उनका जो वेलोसिटी होगी वो वायु के वेग के बराबर होगी, या भिन्न भिन्न वेग से होंगी, या ध्वनि के वेग से, या सामान्य वेग से। तो दोस्तों याद रखना, यदि हमारे जो प्रकाश किरण है वो यदि अलग अलग यानी अपवर्तनांक के माध्यम में यदि गति करती है तो जो प्रकाश की किरण की जो वेलोसिटी होगी वो इन तीनों माध्यम में इसकी जो वेलोसिटी का मान होगा वो अलग अलग होगा, यानी अलग अलग, यानी कि दोस्तों यानी भिन्न भिन्न वेलोसिटी से गति करेगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वर्णी प्रकाश वायु में म्यू अपवर्तनांक के कांच में अपवर्तित होती है तो आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर दोस्तों आपको एक माध्यम यानी कांच दिया हुआ है जिसका जो अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है। दोस्तों यह वायु से इस यानी माध्यम में जाती है, तो दोस्तों आपको बताना कि आपतित एवं अपवर्तित, यानी ये आपतित और ये हो गई हमारी अपवर्तित, इन तरंग दैर्ध्यों का अनुपात कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर तरंग दैर्ध्य मैंने आपको बताई थी ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, म्यू के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो आपतित मान लेते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर λ1 है और ये λ2 है, तो λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, वो μ2 अपॉन में μ1 हो जाएगा। तो μ2 का मान आपको कितना दिया हुआ है म्यू, और μ1 का मान कितना दिया हुआ है 1, यानी वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। तो यहाँ से दोस्तों इनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात कितना आ गया, म्यू अपॉन में 1। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इनके दोस्तों जो आपतित एवं अपवर्तित तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी म्यू अनुपात 1। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान रहता है। दोस्तों आपको बताने की हमारी जो अवरक्त किरणें होती हैं उसका जो अपवर्तनांक का मान होता है वो पराबैंगनी किरणों से कम होता है, अधिक होता है। दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो क्रम होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वो क्रम होता है। सबसे पहले आती है हमारी गामा तरंगें, उसके बाद में आती हैं अक्स तरंगें, उसके बाद में आती है हमारी पराबैंगनी तरंगें, उसके बाद में आती हैं दर्शक क्षेत्र, फिर आता है दोस्तों हमारी अवरक्त तरंगें, फिर रेडियो तरंगें, और सबसे लास्ट में आती हैं सूक्ष्म तरंगें। दोस्तों ये जो हमारा क्रम होता है वे फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम और तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम होता है। यानी दोस्तों हमारा जो अवरक्त किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो हमारी पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन कह सकते हैं कि हमारा जो अपवर्तनांक का मान होता है दोस्तों हमारे इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग यानी तरंग दैर्ध्य के। तो दोस्तों यदि हमारी अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य अधिक दी हुई है में यानी कम दी हुई है इससे, तो दोस्तों इसका जो अपवर्तनांक का मान हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा पराबैंगनी से। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं जो हमारे तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, यदि अवरक्त की किरणों की तरंग दैर्ध्य अधिक है, यदि तरंग दैर्ध्य का मान अधिक है तो इसका जो अपवर्तनांक का मान हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी पराबैंगनी से कम हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक प्रकाश किरण पुंज ए माध्यम में जिसका अपवर्तनांक Na है में से संचरण करके अंतरा परस्पर जिसका माध्यम Nb है जिसका अपवर्तनांक Nb है उसमें प्रवेश करती है। तो दोस्तों आपतन कोण जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण से अधिक है। दोस्तों ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट दी हुई है कि जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण से अधिक है। तो दोस्तों आपको Va Vb एवं Na Nb में संबंध बताना है कि कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको क्या दिया हो कि एक किरण है वो ए माध्यम से बी माध्यम में जा रही है, तो आपको क्या दिया कि दोस्तों हमारा जो आपतन कोण है, मान लेते हैं कि दोस्तों हमारा जो आपतन कोण है ये अपवर्तन कोण से कम है, यानी अपवर्तन कोण है दोस्तों अपवर्तन कोण से हमें क्या दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है, यानी ये वाला कोण है ये इस वाले से अधिक है। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या होगा कि यानी दोस्तों जो किरण है वो हमारे अभिलंब की ओर झुक रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सघन माध्यम हो गया, यानी दोस्तों Nb का मान हो गया हमारा N से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक हो जाएगा हमारा अधिक हो जाएगा क्योंकि सघन माध्यम है। तो दोस्तों या तो ऑप्शन नंबर यानी बी वाला होगा या ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, क्योंकि इन दोनों में ही Nb
NB में अधिक दिया हुआ है। और दोस्तों अपन ये भी जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो अपूर्णांक की व्युत्क्रम का मान पाती है। यदि दोस्तों हमारा NB का मान अधिक है तो यहाँ पर हमारा NB का मान होगा वो, तो VB का मान हमारा कम हो जाएगा। तो दोस्तों VB का मान हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमें कम दिया हुआ है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि टी मोटाई व एन अपूर्णांक वाले कांच की एक प्लेट से प्रकाश को गुजारते हैं। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो प्रकाश कांच की प्लेट पार करने में प्रकाश को लगा समय होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि हमारा जो एक यानी टी मोटाई का कोई कांच है, इसका अपूर्णांक दोस्तों में n दिया हुआ है। दोस्तों इसके अंदर जो प्रकाश है वो c वेग से गति करता है। दोस्तों हमारा जो प्रकाश है वो निर्वात में यदि c वेग से गति कर रहा है तो आपको बताना कि इसको गुजरने में यानी प्रकाश को इससे गुजरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसके अंदर वेलोसिटी निकालेंगे। तो दोस्तों अपन जानते हैं यदि हमारा कोई भी अपूर्णांक n अपूर्णांक वाला माध्यम हो तो उसके अंदर दोस्तों यदि वेलोसिटी होती है वो हमारी c/n होती है, क्योंकि दोस्तों ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि निर्वात में इसकी वेलोसिटी का मान c है तो n अपूर्णांक वाले माध्यम में इसकी वेलोसिटी हमारे c/n हो जाएगी। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होती है। यहाँ पर हमें दूरी कितनी दी हुई है t, यानी दोस्तों इसकी मोटाई t दी हुई है तो हमारी दूरी भी t हो जाएगी और चाल हमें कितनी हो जाएगी c/n। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो इसकी जो लिया गया समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लिया गया समय हो जाएगा हमारा Tn/c हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी Nt/c। अब दोस्तों देखते हैं हमारा 40वां क्वेश्चन है। 40वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो कौन सा निम्न गुण अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों मैं क्या बताना कि आपके पास एक प्रकाश तरंग है, यदि यह वायु से पानी में जाती है, यानी ये जो प्रकाश तरंग है यदि वायु से पानी में जा रही है तो कौन सा हमारा गुण है जो हमारा अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आवर्ती वाला गुण है वो हमारा अपरिवर्तित रहता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों मैंने सोचा तो ये था कि मैं ये आपको जो पूरे 80 क्वेश्चन है वो एक ही पार्ट में करा दूँ, लेकिन दोस्तों मेरा भी थोड़ा यानी दोस्तों तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही तो सिर यानी दर्द हो रहा है। तो दोस्तों ये बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो दोस्तों हमारा इसका इसी हमारा जो ये वीडियो है इसको अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैंने इसके आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं और जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है दोस्तों अपन मैंने इसके सेकंड पार्ट यानी एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा। तो दोस्तों आप हमारा रेगुलर सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही दोस्तों आप हमारा यदि सपोर्ट करते रहेंगे तो दोस्तों मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों अपन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।